हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे कवर। वो क्या है? फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है वो क्रिटिकल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इमांसिपेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है? कोई स्कूल है क्या? नहीं, कोई स्कूल नहीं है। फ्रैंकफर्ट स्कूल कोई स्कूल नहीं है। यहाँ पर ये थ्योरी कोई स्कूल से भी रिलेटेड नहीं है। तो फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल नाम क्यों है? इस थ्योरी का क्यों नाम है आपको समझ में आ जाएगा। मैं बताऊंगी आपको, इंट्रोडक्शन में मैं आपको यही बताऊंगी कि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्यों जाना जाता है। ये थ्योरी क्रिटिकल थ्योरी भी के नाम से भी जाना जाता है, इमांसिपेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं इसमें क्या क्या बताऊंगी आपको, या फ्रैंकफर्ट स्कूल या क्रिटिकल थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्या आएगा? अपोजिशन आएगा टू ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन, कि किस तरीके से ये लोग जो है हर तरह के डोमिनेशंस को अपोज किए। क्रिटिक्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, मार्क्स का जो ऑर्थोडॉक्स है उसको भी ये लोग क्रिटिक्स किए थे। और इन सर्च ऑफ इमांसिपेशन, किस तरीके से वो आज़ादी के लिए अपने आप को हमेशा डोमिनेशंस एक्सप्लॉइटेशंस को सर्च कर किए, वो किस तरीके से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व किए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। तो ये आपको पढ़ना ही होगा। अगर आपका टॉपिक है फ्रैंकफर्ट स्कूल तो आपको ये पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन आपको लिखना होगा, उसके बाद ये तीनों लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं जानिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं। तो फिर इस थ्योरी को समझने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए व्हाट इज़ फ्रैंकफर्ट स्कूल मैं आपको बताऊंगी अभी इंट्रोडक्शन में। फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है? एक इंस्टीट्यूशंस था। उस इंस्टीट्यूशंस में जो है फिलोसोफर लोग क्या किए थे? एक साथ थे। वो लोग क्या कर रहे थे? सोशल रिसर्च के ऊपर स्टडी कर रहे थे। सोशल रिसर्च कर रहे थे कि समाज में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस तरीके से वो लोग क्या थे? एक इंस्टीट्यूशन था, उसमें वो लोग फिलोसोफर लोग एक साथ थे और इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उस इंस्टीट्यूशन का नाम था फ्रैंकफर्ट। क्या नाम था? फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूशन था। तो इस वजह से इन लोगों का जो व्यू था उसे फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से जाना गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका फर्स्ट जो डॉट है वो क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड, क्रिटिकल थ्योरी हम लोग क्यों जानते हैं इसे? क्योंकि ये क्रिटिक्स किया था हर तरह की डोमिनेशन को और एक्सप्लॉइटेशंस को जो सोसाइटी में पाया जा रहा था। क्रिटिकल थ्योरी इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर तरह की डोमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि सोसाइटी में जो जुल्म हो रहा था उस सारे जुल्मों को ये लोग क्या किए थे? क्रिटिसाइज कर रहे थे। इसलिए इसे क्रिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है। यहाँ तक कि ये लोग मार्क्स का जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म जो उसको क्रिटिसाइज किए। आगे मैं जब बताऊंगी इस थ्योरी को तो आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो स्टालिनिस्ट वैरायटी ऑफ सोशलिज्म जो था उस टाइम को भी वो उस टाइम में बताया, उस टाइम को भी वो क्या क्या क्रिटिसाइज किए अच्छा से। इमांसिपेट थ्योरी से क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं इमांसिपेट थ्योरी क्योंकि ये थ्योरी का मेन एम यही है कि पीपल्स को जो सोसाइटी में रह रहे हैं उससे क्या किया जाए? आज़ादी दिलाया जाए। किस चीज़ से आज़ादी? डोमिनेशन से और एक्सप्लॉइटेशन से वो आज़ादी दिलवाना चाहते थे। ये जो फिलोसोफर थे वो किस टाइम में थे? जिस वक्त नाजिज्म जो है वो जर्मनी में बढ़ गया था, राइज हो रहा था, और फासिज्म इटाली में बढ़ रहा था। तो आपको मालूम ही है किस टाइप का सिचुएशन रहा होगा। इस सिचुएशन में वो लोग थे, इसलिए उनका माइंड और भी ज़्यादा उस चीज़ों को क्रिटिसाइज करने में लग गया था। जैसा कि मैं आपको बताई कि ये लोग क्या थे? फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूशन जो था, एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट। उसमें ये सारे फिलोसोफर एक साथ थे। क्यों? क्योंकि सोशल रिसर्च कर सके। अब सोशल में क्या रिसर्च कर रहे थे वो लोग कि किस तरीके से जुल्म हो रहा है, कौन डोमिनेशन कर रहा है, उसके ऊपर वो लोग रिसर्च कर रहे थे 1920 से लेके 1930 तक। ये इम्पोर्टेंट है फिलोसोफर। इन इम्पोर्टेंट फिलोसोफर का आपको नाम याद रहना चाहिए।
हेरखाइमर, एड्रेनो, पोलक, एरिक फॉरम, न्यूमन एंड हर्बर्ट मार्कस। ये इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हैं। आगे क्या है कि ये मार्क्स के थ्योरी को, मार्क्सिस्ट थ्योरी जो था उसे क्रिटिक्स कर रहे थे। ये सारे फिलोसोफर जो थे, ग्रुप ऑफ फिलोसोफर जो था टुगेदर थे एक साथ, ये फिलोसोफर क्या कर रहे थे, मार्क्स के थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मतलब कि कुछ भी करे लेकिन मार्क्स के थ्योरी को क्रिटिसाइज करना उनका मेन मकसद था। जैसे कि एक स्टूडेंट का मेन मकसद क्या होता है, वो जरूर खेलेगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि उसे पढ़ना है ही, वो पढ़ेगा ही। तो मेन मकसद उसका क्या हुआ कि वो पढ़ाई कर रहा है। इसी तरीके से ये फिलोसोफर का मेन मकसद था मार्क्सिस्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज करना और साथ ही साथ डोमिनेशन वगैरह को भी क्रिटिसाइज करना था। तो ऐसा नहीं है कि उन सारे जो फिलोसोफर थे उनका व्यू मैच कर रहा था, सबका व्यू मैच नहीं कर रहा था, कुछ न कुछ चीजों के ऊपर क्लैश कर जा रहा था। लेकिन एक चीज था जिसके ऊपर क्लैश नहीं कर रहा था, वो था मार्क्सिस्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज करना। इसलिए इसके व्यू को क्रिटिकल थ्योरी के नाम से जाना गया। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताई हूं कि क्यों क्रिटिकल थ्योरी के नाम से जाना गया। और ऐसा नहीं कि मार्क्सिस्ट थ्योरी को ही क्रिटिसाइज किए इसलिए क्रिटिकल थ्योरी के नाम से जाना गया, क्योंकि ये हर तरह के डोमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशंस को वो क्रिटिसाइज किए, इसलिए क्या किया गया, उनके थ्योरी को क्रिटिकल थ्योरी के नाम से जाना गया। यहां तक कि वो स्टालिनिस्ट का जो सोशलिज्म था उसको भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब जब सब चीज को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो क्रिटिकल थ्योरी नाम हो गया। किस तरीके से वो अपोजिट किए थे ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशंस को। सबसे पहला तो क्या था कि स्टालिनिज्म का जो सोवियत यूनियन में था उसे वो सबसे पहले वो क्रिटिसाइज करते हैं, स्टालिनिज्म का जो जुल्म था सोवियत यूनियन के ऊपर। सेकेंड, वो बताते हैं कि फेलियर ऑफ कम्युनिस्ट का, वेस्टर्न यूरोप में जो फेलियर हुआ था कम्युनिस्ट, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। थर्ड में क्या है, वो क्रिटिसाइज करते हैं हर आइडियोलॉजी को। ये जो फिलोसोफर लोग थे उनका ये मानना था कि सारे आइडियोलॉजी जो होते हैं वो कभी भी ट्रू अकाउंट को या ट्रू रियलिटी को नहीं दिखाते हैं, कभी भी वो ऑफर ट्रू रियलिटी नहीं करते हैं। मतलब कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, उसको नहीं दिखाते हैं। आइडियोलॉजी जो होता है वो किसी रियलिटी को नहीं दिखाता है। किसी भी थिंकर का जैसे कि आइडियोलॉजी है तो आइडियोलॉजी रियलिटी को नहीं दिखाता है, ऐसा ये फिलोसोफर लोग का मानना था। पार्टिकुलरली तौर पे उस आइडियोलॉजी को जो हाइड करता था एक्सप्लॉइटेशन एंड डोमिनेशंस को, मतलब कि खास तौर के उस आइडियोलॉजीज को वो क्रिटिसाइज करते थे जो छुपा देता था एक्सप्लॉइटेशन को और डोमिनेशन को। जो भी जुल्म हो रहा था, जो डोमिनेंट था, उसको क्या जो छुपा रहा था। जो आइडियोलॉजी, जैसा किसी का आइडियोलॉजी हम लोग पढ़े तो ऐसा लगा कि इस आइडियोलॉजी में क्या है कि गरीबों को हेल्प नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं तरीके से उसे ही दोषी ठहरा दे रहा है। तो इस वक्त क्या होता है कि उस आइडियोलॉजी को खास तौर पे ये लोग क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये तीन चीज है, तीनों आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहला क्या है, बहुत सारी चीज को किए लेकिन आपको क्या है, ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना होगा। फर्स्ट, स्टालिनिज्म सोवियत यूनियन में जो हुआ था उसका जुल्म। सेकेंड, फेलियर ऑफ कम्युनिस्ट वेस्टर्न यूरोप में। और थर्ड जो है, हर आइडियोलॉजी को जो ट्रू रियलिटी को, वो ट्रू रियलिटी को नहीं दिखाता है। रियलिटी क्या है, क्या सच्चाई है, उसे नहीं दिखाता है आइडियोलॉजी, इसलिए वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो क्या चाह रहे थे इस तरीके से वो चाह रहे थे कि जो हिडन रूट है डोमिनेशन का, छुपा हुआ जो रूट है डोमिनेशन का, उसे वो निकाल फेंके, मतलब कि उसे बाहर कर दे। जिस तरीके से मार्क्स ने भी कहा था कि मार्क्स का क्या मानना था कि जो कैपिटलिस्ट है वो वर्कर लोग के ऊपर क्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। एक्सप्लॉइटेशन डोमिनेशन सारे चीज जो है वो कैपिटलिस्ट जो है वो वर्कर के ऊपर कर रहा है। और कुछ क्या था, हिडन रूट्स था डोमिनेशन का जो दिख नहीं रहा था सोसाइटी में। तो वो खास तौर के ये लोग जो है, ये लोग तो अपोजिट है
मार्क्स का जो व्यू है उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो हिडन रूट्स ऑफ डोमिनेशन था उसे वो चाहते थे कि निकाले कि कहाँ कहाँ डोमिनेशन हो रहा है। इसके जरिए वो प्रिपेयर करना चाहते थे मासेस को रिवोल्यूशनरी एक्शन के लिए, लेकिन इनका रेवोल्यूशन जो है मार्क्स के जैसा नहीं था। मार्क्स ने जिस तरीके से बताया था कि रिवोल्यूशन कैसे करना चाहिए, पीजेंट लोग के बारे में बताए थे, तो वैसा व्यू जो है इसका नहीं था। इसका व्यू थोड़ा अलग था। कैसे अलग था वो आपको पता चल जाएगा। मार्क्स की तरह रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी नहीं चाहते थे, इनका डिफरेंट वे था। अगर डिफरेंट वे था तो किस टाइप का ये वे अपनाए थे ये आपको पता चलेगा। क्रिटिक्स जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को किस तरीके से वो क्रिटिक्स कर रहे हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मार्क्स का जो ये थ्योरी था वो क्या बताता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को बताता है। इतना तो सही है, लेकिन क्या इसमें खराबी नजर आया इन फिलोसोफरों को, वो था इकोनॉमिक टर्म्स। सब फिलोसोफर का ये मानना था जो क्रिटिक्स कर रहे थे फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूशंस में रहकर जो रिसर्च कर रहे थे, वो उन लोगों का ये मानना था कि जो मार्क्स का जो व्यू है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को लेके या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को लेके, वो इकोनॉमिक टर्म्स में है। उनका ये मानना है कि हिस्ट्री डेवलप हुआ क्योंकि इकोनॉमिक की वजह से हुआ, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही आप देखिएगा तो पता चलेगा फ्यूडल एंड फ्यूडल लॉर्ड्स इस टाइप से ही वो बता रहे हैं किस तरफ से जुलूम हो रहा था, और इकोनॉमिक का ही वो ज़्यादातर दिखाते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं और इंसान का जो सब्जेक्टिविटी होता है उसे, उस रोल को वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कंट्रडिक्शन जो होता है फोर्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में वो सिमिलर रिजल्ट नहीं होता है हर सोसाइटीज में। डिपेंड होता है किस तरीके से पीपल रहते हैं वहाँ पे, किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे मार्क्स का बता रहा है कि मार्क्स ने क्या बताया कि कैपिटलिस्ट और वर्कर को ले लिया जाए तो क्या है, यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जरिए वो लोग दोनों जुड़े हुए रहते हैं, और यही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, दिखा रहे हैं कि एक कैपिटलिस्ट जो है वो वर्कर के ऊपर जुल्म कर रहा है। लेकिन इन लोगों का ये मानना है, ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है, इन लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह है। मतलब कि इस टाइप का जो प्रोडक्शन वाला रिलेशन है वो हर एक सोसाइटी में हर एक पीपल के साथ इस टाइप का ही जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। हालांकि मार्क्स ने सबके लिए बोला कि इस टाइप का जुल्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह कैपिटलिस्ट बदमाश थे, हर जगह कैपिटलिस्ट वही काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। इसलिए वो लोग इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज किए। उनका ये मानना था, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल थे, उनका ये मानना था कि हिस्ट्री कोई इकोनॉमिक की वजह से नहीं बना है, बल्कि हम लोग का जो जाना हुआ सब्जेक्ट है उसके वजह से बना है। हिस्टोरिकल सिचुएशन को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कंप्रीहेंड करें, और जो सोशियो इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर है, सोशल प्रैक्टिसेस जो है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, उन चीज़ों को बढ़ाएंगे, तो हम लोग को समझ में आएगा कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री क्या है, वो एक सिचुएशन के जरिए क्रिएट हुआ है। सर्च ऑफ इमांसिपेशन, फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या किए, कंसर्न किए डोमिनेशंस को एंड अथॉरिटी को, और इस तरीके से वो चाहते थे कि लिबरल सोशलिस्ट सोसाइटीज क्रिएट करे, एक आज़ाद सोसाइटीज क्रिएट करे जिसमें कोई भी डोमिनेशन, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन वाला सिस्टम नहीं होगा। वो जस्टिफाई करते हैं इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को, और इसका रिजल्ट ये होता है कि नेचुरल साइंस जो है सोशल साइंस में, नेचुरल साइंस टू सोशल साइंस वो चाहते हैं। तो क्या चाह रहे थे वो कि नेचुरल साइंस है वो सोशल साइंस में क्रिएट कर दे। मतलब कि नेचुरल साइंस जो क्रिएट अभी मान रहा है पीपल, नेचुरल साइंस को एक्सेप्ट कर रहा है, उसे सोशल साइंस में कर दे। क्यों? क्योंकि नेचुरल साइंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेचुरल साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल फेनोमेना का, जो इस व्यू में कि वो कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट किया जाता है फिजिकल फिनोमिना की वजह से। लेकिन ह्यूमन साइंस हो या सोशल साइंस हो, इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हम लोग ह्यूमन साइंस में या सोशल साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं सोसाइटी की ऑब्जेक्टिव्स को, कि जो कंट्रोल एंड रेगुलेट किया जाता है ह्यूमंस बीइंग के जरिए। सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी का मकसद जो इंसान के जरिए रेगुलेट भी किया जाता है और कंट्रोल भी किया जाता है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।